स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड एक्सप्रेस में और राज्य की खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो उत्तराखंड की खबरें आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक खबर आ रही है। एसपी नेता बेनी प्रसाद वर्मा का निधन हो गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे थे और काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। तो ये खबर आ रही है इस वक्त राजनीतिक जगत में, ये शोक की खबर है। समाजवादी पार्टी के नेता बेनी प्रसाद वर्मा जिनका निधन हो गया है। तो केंद्र में भी जिम्मेदारी इन्होंने संभाली है और काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे, जिसके बाद इन्होंने आखिरी सांस ली है। तो लंबे समय से बीमार रहे थे और इसके बाद इन्हें बचाया नहीं जा सका और एक राजनेता जिन्होंने आज निधन हो गया है। तो समाजवादी पार्टी में तो इससे पहले भी कई दलों से जुड़े रह चुके हैं। चलिए, और अब बात उत्तराखंड की खबरों की। तो रोज कोरोना की नेगेटिव खबरें आ रही है, लेकिन आज जिस खबर से शुरुआत कर रहे हैं वो अच्छी खबर है, राहत भरी खबर है। कोरोना वायरस से संक्रमित एक आईएफएस अधिकारी पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं और बाकायदा उन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया गया था। लेकिन अब भी उनको इतनी इजाजत नहीं है कि लोगों से मिल सकें, वो थोड़ा आइसोलेशन में कुछ दिन और रहेंगे। लेकिन अब उनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है। ट्रेनी आईएफएस की एक और टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें डिस्चार्ज किया गया, लेकिन फिर भी अभी वो आइसोलेट रहेंगे। वहीं राज्य में इस वक्त अगर अब बात करें आंकड़ों की, तो 4 ऐसे कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं जिनका अस्पताल चल रहा है। 3 मरीज का दून अस्पताल में इलाज चल रहा है, तो वहीं 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज का कोटद्वार में अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो ये अच्छी खबर भी है, राहत भरी खबर भी है। लेकिन उत्तराखंड वासियों से यही अपील करेंगे कि जो तस्वीरें दुकानों के बाहर भीड़ लगने की सामने आ रही है, तो वो तस्वीरें फिर ना आए तो ये आंकड़ा यहीं पे थम सकता है। तो इसलिए बाकी जिम्मेदारी आपकी है। और अच्छी खबर यही कि एक जो कोरोना पॉजिटिव थे वो पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। तो अगली खबर भी थोड़ी पॉजिटिव ही है। कैदियों के अच्छे दिन आ गए। फिलहाल इन सब के बीच में राज्य के 855 कैदियों की रिहाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि एक समिति का गठन किया जाए और वो कैदी जो 7 साल तक की सजा पे है इस वक्त सलाखों के पीछे, तो उनको जमानत दिया जाए, पैरोल या अंतरिम जमानत दिया जाए, ताकि जेल का बर्डन कम किया जाए और कोरोना को देखते हुए जो भीड़ नहीं लगनी चाहिए तो उस भीड़ को कम किया जाए। तो ऐसे में कैदियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। एसएसपी फिर घर छोड़ने का इंतजाम करेंगे। तो 7 साल से जिनकी कम की सजा है, राज्य में 264 कैदी हैं, 627 विचाराधीन बंदी हैं, जबकि 36 ऐसे हैं जो बीमार हैं। तो कोरोना वायरस के चलते अब इन कैदियों को सलाखों के बाहर खुली हवा कुछ दिन नसीब हो जाएगी। कोटद्वार के दुगड्डा में कोरोना पॉजिटिव युवक मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन की ओर से युवक के संपर्क में आए 30 से ज्यादा लोगों की सूची तैयार कर ली गई है। लिस्ट में 2 डॉक्टर हैं, 4 स्टाफ नर्स हैं, 2 वार्ड बॉय हैं और 2 सफाई कर्मचारी और साथ में एसबीआई के यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के भी 4 कर्मचारियों के नाम शामिल हैं। तो इन सभी को होम क्वारंटीन कर दिया गया है, यानी कि इन्हें किसी से मिलना जुलना नहीं है। तो बीमारी से पहले और जब तक ये रिपोर्ट पॉजिटिव आई, तो जिन जिन लोगों से ये मरीज मिले तो उन लोगों को फिलहाल क्वारंटीन कर दिया गया है। बचाव के चलते पूरा देश लॉकडाउन हो चुका है। हालांकि उत्तराखंड में आज लॉकडाउन का 5वां दिन है और 5वें दिन भी चंद लोग ही सड़कों पर दुगड्डा और आसपास इलाकों में आए हैं। जो छूट सरकार की ओर से दी गई थी कि 7 से और दोपहर 1 बजे तक आप खरीदारी कर सकते हैं, जो जरूरी सामान है उसको लेकर जो लोग हैं वो सड़कों पे आ सकते थे और सामान के लिए पहुंच सकते थे। लेकिन बहुत कम लोग ही दुगड्डा और आसपास के इलाकों में सड़कों पर आए हैं। और इस समय हम मौजूद हैं दुगड्डा बाजार में, जहां पूरी तरह से सन्नाटा हो चुका है। मोती बाजार पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है। इसकी खास वजह यह भी है कि यहीं पे हाल ही में एक जो युवक है 25 साल का, वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया था और दुकानें इस समय बंद हो चुकी है। दुकानों के बाहर लोगों ने एक नोटिस चस्पा कर दिया जिसमें लिखा है साफ तौर पे कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव की रोकथाम के लिए दुकान अग्रिम आदेश तक बंद कर दी गई है। यानी कि जो लोग हैं उनमें खौफ है इस बात का कि कहीं उनको भी संक्रमण ना हो, क्योंकि यहीं का रहने वाले एक युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। ऐसे में प्रशासन की ओर से सैनिटाइजेशन का काम यहाँ पे लगातार किया जा रहा है और लोगों पे नजर रखी जा रही है कि किसी पे संक्रमण का कोई खतरा तो नहीं। अनुपम भारद्वाज, न्यूज़ 18 दुगड्डा। तो स्वास्थ्य विभाग लगातार अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। सभी जिलों के सीएमओ से संपर्क में है और जो भी गाइडलाइंस देनी है, जो भी दिशा निर्देश देने हैं वो दिए जा रहे हैं। डीजी हेल्थ ने बताया कि हमारी कम्युनिटी में वायरस नहीं फैले हैं, तो इसकी वजह से जो बाहर से लोग आ रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के संपर्क करने की अपील उनसे की गई है, ताकि जो एक तरह से सोशल यहाँ पर अगर फैल जाएगा तो फिर बहुत दिक्कत होगी। अगर कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो गया तो जो लोग भी बाहर आ रहे हैं वो खुद जाकर अपने आसपास के जो भी नजदीकी अस्पताल है वहाँ इसकी जानकारी दें और कोई किसी में ऐसे कोई संदिग्ध लक्षण होते हैं तो पहले सेल्फ क्वारंटीन कर लें और उसके बाद रिपोर्ट के बाद जो भी ट्रीटमेंट कराना हो वो कराएं।
मैं मेरे द्वारा सभी सीएमओज को ये निर्देश दिए गए हैं कि कहीं पर भी किसी भी पॉकेट में कोई भी यात्री कहीं पर भी संदिग्ध सस्पेक्टेड हो तो आप उसे तुरंत क्वारंटाइन कर दें, क्योंकि वो कम्युनिटी में जाना नहीं चाहिए। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि लॉकडाउन का कैसा असर राज्य में रहा। जिन्होंने उल्लंघन किया उन पर क्या कार्रवाई हुई है। तो राज्य में आज 46 मुकदमे दर्ज हुए हैं, साथ ही 263 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और अब तक अगर बात करें, आज तीसरा दिन है जिस तरह से लॉकडाउन का, तो 271 मुकदमे कुल दर्ज हो चुके हैं और 1528 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 5778 वाहनों को चालान काटकर 1590 गाड़ियों को सीज किया जा चुका है। तो लॉकडाउन में 24,29,000 के अब तक चालान हुए हैं। तो सख्ती पुलिस प्रशासन की और ये आंकड़ों के तौर पर सामने आ रही है। और लॉकडाउन है तो ऐसे में लोगों को लग रहा है कि अपने आप को जितना सर्दी जुकाम या बुखार से बचा ले तो अच्छा है। तो ऐसी दवाइयां लेने दुकान में आ रहे हैं जो प्रशासन ने प्रतिबंधित की हैं, जिसमें बुखार, खांसी और एंटीबायोटिक मेडिसिन है। मेडिकल स्टोर के मालिक कह रहे हैं कि वैसे तो शुगर बीपी की दवाइयां लेने आ रहे हैं और जो उनके डॉक्टरों ने लिखी है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो एंटीबायोटिक और बुखार खांसी की दवाई भी उनसे ले जा रहे हैं। तो फिलहाल बगैर किसी प्रिस्क्रिप्शन के, यानी कि जो डॉक्टर का पर्चा होता है उसके बिना जो केमिस्ट है वो दवाइयां नहीं दे रहे में। तो सर जो जिनके पर्चे हैं शुगर, जो क्रॉनिक पेशेंट हैं, जैसे शुगर है, बीपी है, थायराइड्स है और जितनी भी क्रॉनिक बीमारियां हैं या जिसकी किसी की पेट की दवाइयां चल रही हैं और मोस्टली हार्ट और शुगर की दवाइयां ज़्यादा ले जा रहे हैं लोग। यहाँ तो हमारे पास ज़्यादा जो भी कस्टमर आ रहा है वो केवल रूटीन की दवाई, जैसे शुगर है, बीपी है या किसी को सांस की पहले से परेशानी है, जो इस तरह की दवाइयाँ चल रही लोगों रूटीन में, वही लोग आ रहे हैं बस। एक्चुअली मेरा ये मानना है कि बिना डॉक्टर के तो आप बिना मतलब कि, क्योंकि बॉडी में कभी कभी क्या है वायरल भी चलता है, नॉर्मल वायरल चलता है, किसी को फीवर आ जाता है या जुकाम खांसी ले, तो बिना डॉक्टर के कंसल्ट के भी किसी को, मैं सोचता हूँ किसी को भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कल के दिन आपको मालूम नहीं कौन सी दवाई का क्या इफेक्ट होता है। उधर लॉकडाउन के बाद हरिद्वार में फंसे कई राज्यों के लोगों को जिला प्रशासन की मदद से आज उनके घरों के लिए रवाना किया गया। प्रशासन की परमिशन मिलने के बाद 52 यात्रियों को निजी बस से उनके घरों के लिए रवाना किया गया। ये सभी यात्री 19 मार्च को अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार पहुंचे थे। तो हरिद्वार के कई होटल और धर्मशालाएं अभी फिलहाल यहाँ पर बंद हैं, तो कईयों में अब भी 2000 से ऊपर यात्री फंसे हैं और इनमें सबसे ज्यादा 1500 यात्री केवल गुजरात के हैं। तो फिलहाल इन लोगों को उनके घर तक पहुँचाने की कवायद शुरू हो चुकी है। और लॉकडाउन के बीच राज्य के कई ऐसे अधिकारी हैं जो लापरवाह बने हुए हैं। सरकार ने दूसरे राज्यों से उत्तराखंड के लोगों की मदद के लिए आलोक पांडे नाम के अधिकारी को जिम्मा सौंपा है, लेकिन कांग्रेस नेता धीरेन्द्र प्रताप ने इस नियुक्ति को ढकोसला बताया है। धीरेन्द्र प्रताप के मुताबिक अधिकारी आलोक पांडे का नंबर हमेशा बंद आ रहा है। वहीं न्यूज 18 के एक नहीं बल्कि तीन रिपोर्टर्स ने भी नंबर पर डायल किया, लेकिन वो नंबर स्विच ऑफ आया। तमाम लोग सोशल मीडिया पर भी इस नंबर को लेकर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल आलोक पांडे को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, पीसीएस अधिकारी हैं, तो जो भी लोग उत्तराखंड के बाहरी राज्यों में फंसे हैं, जिसे किसी तरह की दिक्कत है, तो उनके लिए इनका चयन किया गया और जो नंबर दिया गया है वो स्विच ऑफ आ रहा है। तो अब ऐसे में लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। दिल्ली रेजिडेंट कमिश्नर ऑफिस में कोई खास मदद लोगों को नहीं मिल रही है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को सुझाव देते हुए ट्वीट किया है कि दिल्ली रेजिडेंट कमिश्नर ऑफिस को सचेत बनाइए। वहीं सीएम ऑफिस के मुताबिक शुक्रवार को वहां 3 बसों से 84 लोगों को उत्तराखंड लाया गया है, जो देहरादून, हल्द्वानी, टनकपुर पहुंचे हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी जारी की है, ताकि जो लोग जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं लेकिन दिल्ली में फंसे हुए हैं, उनके खाने पीने का इंतजाम हो जाए। लेकिन ये बहुत बड़ी लापरवाही है। एक अधिकारी जो आपने स्पेशली इसीलिए नियुक्त किया है, अगर उनसे कोई संपर्क ही नहीं कर पाएगा, उनसे कोई बात ही नहीं होगी, तो मदद कैसे लोगों तक पहुंच सकती है। और फिलहाल इन सब के बीच सरकार ने एक ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया है। यूजर्स के तकनीकी सहयोग और क्लास 10th के स्टूडेंट सिद्धार्थ माधव ने एक ऐसा ऐप तैयार किया है जो कोरोना के कोई भी लक्षण महसूस होने पर उसकी सूचना आपको दे देगा। इसकी जानकारी सीधे स्वास्थ्य विभाग को जाएगी और साथ ही संदिग्ध मरीज की सटीक जीपीएस लोकेशन भी रिकॉर्ड हो जाएगी, ताकि जल्द से जल्द स्वास्थ्य की टीम उस मरीज तक पहुंच सके। तो फिलहाल मुख्यमंत्री से मिलकर 10वीं के इस छात्र ने मुलाकात की, इस ऐप के बारे में जानकारी दी है। तो लॉकडाउन का असर है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो
पहाड़ में अपने काम के लिए गए थे तो हर जगह यही हालत है। जहां पहाड़ी लोग मैदानी इलाकों में गए हैं तो कई मैदान के लोग पहाड़ में भी रोजी रोटी के लिए गए हैं। अब जबकि लॉकडाउन है तो अलग अलग जगह ये लोग फंसे हुए हैं। तो रामनगर पहुंचे कुछ लोग और ये लोग पैदल रानीखेत से चलते चलते 98 किलोमीटर का सफर तय करके रामनगर पहुंचे हैं। इन्हें अब यहाँ से आगे बाजपुर जाना है। हम रानीखेत से आ रहे हैं सर। वहाँ कई दिन से हम काम करते हैं वहाँ पैराफिट का, तो उसमें वहाँ हम फंस गए थे। कर्फ्यू लगने के बाद हमें वहाँ खाने पीने की भी दिक्कत आ रही, तो आज लगभग 3 बजे सुबह के पैदल वहाँ से चले अब तक यहाँ पहुँचे हैं। हमें बाजपुर के गांव में ग्राम गुलड़िया में जाना है। कितना और समय लगेगा? लगभग अगर हम पैदल चलते हैं तो 4 घंटे और लग जाएंगे। और वहीं पिथौरागढ़ से 175 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 3 दिन और रात पैदल चलने के बाद यूपी के मजदूरों का दल खटीमा पहुंचा है। ऐसे में यूपी के रहने वाले लोग मजदूरों सरकार से कोई व्यवस्था ना होने से नाराज भी नजर आ रहे हैं। तो रास्ते में परेशान लोगों को अपनी तरह से सेवा देकर राहत देने की कोशिश भी कुछ लोग करते नजर आए हैं। तो ये तस्वीरें देखिए तो हर जगह यही तस्वीरें हैं। तो जो अपनी रोजी रोटी के लिए जिस जगह गया था वहां से अपने अपने घरों को लौट रहा है। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? मैं अंचोली से आ रहा हूँ, चंद्रभागा से आए थे हम 23 आदमी। परसों से डेढ़ में चले हैं। आज 3 दिन हो गया आए हुए और अभी चल ही रहे हैं फिलहाल। तो सरकार दावा कर रही है कि लॉकडाउन भले ही हो गया हो लेकिन घबराएं नहीं, राशन की जमाखोरी ना करें, कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन सरकारी राशन की दुकानों में आप जाएंगे तो वहां ही राशन आपको नहीं मिलेगा। गेहूं, चावल, दाल इन दुकानों में नदारद है। सस्ता राशन लोगों को नहीं मिल पा रहा है और दुकानदार कह रहे हैं कि जब उनको सप्लाई ही नहीं हो रही है तो वो लोगों को कहां से राशन बांटें। कोरोना के संक्रमण से पूरा देश चिंतित है और जो आपदा जैसे हालात हैं पूरे देश में बने हैं, लेकिन सरकारी तंत्र कितना तैयार था लॉकडाउन के लिए, हम आज उसका एक उदाहरण दिखाते हैं। ये सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान है। आप देख सकते हैं कि जो 3 महीने का राशन, अमूमन ये कहा जाता है कि आपदा जैसे हालात जब हों तो 3 महीने का राशन कम से कम होना चाहिए, लेकिन जो गोदाम है यहाँ पर राशन की बहुत ज़्यादा कमी है और अभी तक इनको जो राशन है वो नहीं दिया गया है। अगर देखा जाए तो लगातार जो राशन दुकानदार हैं वो लगातार प्रशासन के पास जा रहे हैं, लेकिन राशन कैसे आए इसका अभी कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। आपके वहाँ राशन की दिक्कतें हैं ना, कुछ सामान है, क्या दिक्कतें आ रही हैं और प्रशासन क्या कह रहा है? सर प्रशासन में तो कह रहे हैं कि राशन आएगा, मगर लॉकडाउन के चलते हुए देखिए ना तो गाड़ी उपलब्ध हो पा रही है और वहाँ से राशन भी अभी नियमित रूप से नहीं आ पा रहा है, जिस कारण देखिए हम अभी तक खाली बैठे हुए हैं। हम खुद परेशान हैं कि लोगों को हम कैसे बांटें, और जबकि अखबारों में रोज़ नई नई खबरें आ रही हैं कि राशन फ्री बांटा जाएगा, हर किसी को 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल बांटा जाएगा। कहा जा सकता है कि जिस तरह से राशन की दिक्कतें आने लगी हैं और जो प्रशासन को तैयारियां अपनी रखनी चाहिए थी लॉकडाउन से पहले, वो कहीं दिखती नहीं है, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं, बाजारों में सामान महंगा है, जो सस्ते गल्ले की दुकान है उनमें जो राशन चाहे दाल हो, चावल हो या फिर गेहूं हो वो है नहीं। तो इससे जो राज्य सरकार की मंशा है या राज्य सरकार की जो की तैयारियां हैं उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। जरूरी होगा कि सरकार तत्काल ऐसे निर्णय ले ताकि जो जनता है उसको सुविधा मुहैया हो सके। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। नैनीताल जिले में व्यापारियों ने जनता को अलग परेशान कर रखा है। सरकार ने सब्जियों के दाम तय कर दिए, लेकिन उसके बावजूद दोगुने दामों में सामान यहां पर बेचा जा रहा है। जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए आज तल्लीताज सब्जी मंडी में छापा मारा। मुनाफाखोरी कर रहे दुकानदारों पर कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। तो अगर आपको भी तय कीमत से ज्यादा में सब्जी ये लोग बेच रहे हैं तो इसकी शिकायत आप कर सकते हैं। इनके द्वारा हमने इन राइटिंग इनसे रेट लिए गए हैं जो इनके द्वारा इनका डिस्ट्रीब्यूट किया गया उपभोक्ताओं को सब्जी का अधिक रेटों पे संज्ञान में आया है और इनसे इन लिखित में भी लिया गया है और उच्च अधिकारियों से मेरे द्वारा भी बात की जा रही है और जो मुकदमे की कार्रवाई है अभी मुकदमा किया जाएगा, कायम करेंगे। वहीं पिथौरागढ़ में लॉकडाउन की वजह से रसोई गैस के सिलेंडर की किल्लत हो गई है। अब यहाँ मारामारी बची हुई है। आलम यह है कि कई जगह पर पुलिस के पहरे में लोगों को गैस सिलेंडर बांटने का काम करना पड़ रहा है। तो लॉकडाउन से पहले पिथौरागढ़ को जोड़ने वाला NH 5 दिन के लिए बंद रहा, जिसकी वजह से यहाँ पहले से ही किल्लत बनी हुई थी और अब लॉकडाउन ने लोगों को और ज्यादा परेशान कर दिया। फिलहाल एक दूरी का ख्याल रखते हुए पुलिस ने अपनी मौजूदगी में कुछ इस तरह से सिलेंडर बंटवाए हैं। तो हमारे नेता, हमारे मंत्री जिन पर पूरे देश की जिम्मेदारी, लेकिन इन दिनों थोड़ा वक्त उनको भी मिला है, तो आपको हम बता रहे हैं रोज की कैसे ये लोग अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। तो केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने लोगों से कहा है कि जितना ज्यादा हो सके किताबें पढ़ें, पुस्तकें पढ़ें। उनका कहना है कि हमारे सबसे अच्छे दोस्त हमारी किताबें ही हैं। प्रिय छात्रों छात्राओं, जैसे कि आपको पता है कि पुस्तकें आपकी
सबसे बड़ी मित्र हुआ करती हैं। यदि पुस्तकों से आपकी दोस्ती हो गई तो ये समझना चाहिए कि दुनिया का ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, नवाचार, प्रौद्योगिकी आपके अंदर आएगी, क्योंकि ये जो पुस्तकें हैं इसमें जो विभिन्न प्रकार के विचार हैं, विभिन्न लोगों के द्वारा दिए गए प्रेरक वाक्य हैं, वो आपके जीवन में हमेशा मार्गदर्शक बनते हैं। अब उदाहरण के लिए यदि कलाम साहब ये कहते हैं कि सपने जो सोने न दें, तो वो शब्द ही उनके इस तरीके के होते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का एक एक शब्द, एक एक वाक्य आपके लिए बहुत प्रेरक भी होता है। और आप जितने भी किताबें अपने पाठ्यक्रम की जो पुस्तकें हैं आपकी, उनको भी बहुत अच्छे तरीके से आप इस अवसर में बहुत शांतिपूर्वक तरीके से बहुत आगे निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये जो देश है, ये भारत हमेशा विश्व गुरु रहा है, और तक्षशिला, नालंदा जैसे भी विश्वविद्यालय यहाँ थे जो ज्ञान और विज्ञान के भंडार थे, और जिसमें विज्ञान भी था, हर तरीके का ज्ञान था, उसको वो तभी ये देश पूरी दुनिया को उस समय भी लीडरशिप दे सका जब इसमें अपना विज्ञान था, अपना ज्ञान था, अपना अनुसंधान था। तो मेरा आपसे ये निवेदन रहेगा कि आप इस अवसर पर आप पुस्तकों को ज़रूर अपना मित्र बनाइए। ये जो किताबें हैं, जो पुस्तकें हैं, उससे बड़ा दुनिया में कोई दोस्त नहीं हो सकता, कोई मार्गदर्शक नहीं हो सकता, कोई प्रेरक नहीं हो सकता, कोई आगे बढ़ने वाली दिशा नहीं हो सकती। हर दिशा में, हर परिस्थिति में यदि कोई चट्टान की तरह आपके साथ खड़ा रहेगा तो केवल और केवल आपका पुस्तक, आपका वो ज्ञान जो आपने प्राप्त किया है, जो आपके साथ है, और वही हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहता है। मेरा भरोसा है कि इस अवसर पर आप ऐसी एकाध जरूर पुस्तक पढ़ेंगे जो आपकी ज़िंदगी में मील का पत्थर साबित हो सके, जिसका एक एक शब्द, एक एक वाक्य आपको विषम और विपरीत परिस्थितियों में एक योद्धा की तरह खड़े होकर के मुकाबला करने की प्रेरणा दे। मेरी शुभकामना। तो खुद भी रमेश पोखरियाल निशंक साहित्यकार हैं, लेखक हैं, कवि हैं, पत्रकार रहे हैं, तो पुस्तक से प्रेम है और सबको सलाह दे रहे हैं। बहरहाल इन सबके बीच राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी भी कोटद्वार वासियों की मदद के लिए आगे आए हैं। उनकी टीम ने कोटद्वार में गरीब लोगों को चिन्हित किया और मोदी किट बांटी है। तो इस किट में एक परिवार के लिए 3 दिन का पूरा राशन रखा गया है, जिसमें आटा है, चावल है, चीनी, चाय पत्ती, नमक, मिर्च, मसाले और तेल की बोतल रखी गई है। इस मौके पर प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने बताया कि राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का कहना है कि इस महामारी में राज्य का कोई भी परिवार भूखा ना सोए, यही हमारी कोशिश होनी चाहिए। संकट की इस घड़ी में खाद्यान्न वितरण, मोदी किट गरीब परिवारों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। तो खाद्यान्न वितरण के दौरान धर्मवीर गोसाई, दीपक बजरंगी, नरेंद्र चौहान, मुकेश शास्त्री शामिल रहे। ठीक है, उनके व्यवस्था की है, उन्होंने कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने बनवाई है, तो कोई कर नहीं रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग हैं आपके साथ, बलूनी जी की तरफ से आपके लिए। ठीक है। वह अभिनेता हेमंत पांडे ने एक वीडियो जारी किया है और मुख्यमंत्री से उत्तराखंड के लोगों की मदद की अपील की है। उन्होंने मांग की है कि मुंबई में भी कई ऐसे लोग हैं जो फंसे हुए हैं, उनको भी मदद दी जाए। ये वीडियो मैं सिर्फ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के लिए बना रहा हूँ। रावत जी, आपसे हमारा एक आग्रह है कि मुंबई में यहाँ पर काफ़ी लोग उत्तराखंड के फंसे हुए हैं, और होटल वालों ने जहाँ वो काम करते थे या दूसरी जगह काम करते थे, उन्होंने 1500 दे के उनको बोल दिया कि आप चले जाइए। तो ऐसे में कहीं जाना तो बहुत ही मुश्किल या असंभव है। ऐसे में अगर उत्तराखंड भवन जो वाशी में है हमारा खुल जाए तो उससे बहुत मदद मिलेगी, राहत मिलेगी, एक शेल्टर मिल जाएगा, एक छत मिल जाएगी लोगों के। मतलब लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई कोरोना से तो बाद में मरेंगे, पहले भूख से मर रहे हैं वो लोग, तो उसकी वजह से बहुत राहत मिल जाएगी। तो हमारा आपसे विनम्र आग्रह है, ऐसा नहीं कि आप काम नहीं कर रहे हैं या ऐसा हम आपको चेता रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। ये सच में बहुत सख्त ज़रूरत है आपके एक आदेश से उत्तराखंड भवन यहाँ पर वाशी में, मुंबई में जो है वो खुल जाएगा, तो बहुत सारे लोगों को राहत मिलेगी। और यहाँ बहुत सारी हमारी संस्थाएं हैं और हमारा जो
कौथिक फाउंडेशन है उसके यंग टीम जो है पूरी तैयार है उस चीज़ को संभालने और झेलने के लिए। तो आपसे यही आग्रह है कि उत्तराखंड भवन एक बार वाशी का खुल जाए तो ये यहाँ के लोगों के लिए जो फंसे हुए हैं उनके लिए बहुत बड़ी राहत होगी। धन्यवाद। और अगली खबर भी कोरोना वायरस से जुड़ी, लेकिन ऐसी खबर, ऐसी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो इससे पहले आपने नहीं देखी होगी। दरअसल हम आपको दिखाने जा रहे हैं कोरोना वायरस के सेल्स की पहली तस्वीर जो कि सामने आई है। तो ये हम सब जानते हैं कि जो ड्रॉपलेट्स हैं उसमें कोरोना के वायरस होते हैं। तो एक गले के लार के सैंपल लिए गए थे जिसकी तस्वीर सामने है। देखिए, ये है वो वायरस जिसने इस वक्त पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है। तो भारत में पहले मरीज के सैंपल की जांच हुई थी। 30 जनवरी को केरल से आया था पहला मामला। इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च के न्यू एडिशन में इस तस्वीर को जारी किया गया है। तो ये पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो कोरोना वायरस की है, और ये गले का जो लार होती है उसकी तस्वीर ली गई है। और जो मरीज जो पहला मामला आया था तो उसका सैंपल लिया गया था, उसकी अभी तस्वीर सामने। ये सेल्स हैं, ये कोरोना के सेल्स हैं, वायरस है जो हम नंगी आंखों से क्या बिल्कुल देख ही नहीं सकते हैं। तो ये तस्वीरें जारी की है, तो यही वो वायरस है जो लगातार परेशान कर रहे। तो सेल्स हैं जिसके सैंपल लिए गए थे और अभी तस्वीर यहाँ पर जारी की गई है। तो कोरोना वायरस के सेल्स की पहली तस्वीर है, ये देखिए इसको जरा। ये पहली तस्वीर जो कि यहाँ पर जारी की है इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च के न्यू एडिशन में इस तस्वीर को जारी किया गया है। तो ये तस्वीर किसकी है ये भी बता दें। भारत में जो पहला कोरोना का मामला केरल में आया था 30 जनवरी को, उस मरीज के गले के लार के सैंपल लिए गए थे और उसी सैंपल में से ये कोरोना के सेल्स की तस्वीर अब जारी की गई है। तो ये देखिए तस्वीर, कोरोना की हम खबरें तो आपको बता ही रहे हैं और लगातार आप सुन रहे हैं, लेकिन जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं ये इससे पहले नहीं देखी क्योंकि अभी जारी हुई और तुरंत हम आपको दिखा रहे हैं। कोरोना वायरस की जो सेल्स होती है, जो उसकी कोशिकाएं होती हैं, उसकी ये तस्वीरें हैं। एक मरीज जिन्हें कोरोना वायरस इन्फेक्टेड थे, उनके गले की लार का जो सैंपल लिया गया था उसके ये तस्वीर सामने आई है। तो भारत के पहले मरीज जो कि केरल के थे और 30 जनवरी को पहला मामला देश में सामने आया था। तो इनके जो कोरोना का जो वायरस है उसकी जो कोशिकाओं, जो सेल्स की तस्वीर है, ये जारी की है इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च के न्यू एडिशन में। चलिए, तो इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद भी जारी खबरों का सिलसिला।